नमस्कार छात्रों, मैं दिनेश कुमार, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर से सामाजिक विज्ञान का आचार्य। जैसा कि हम पहले लोकतंत्र और उसके परिणाम का अध्ययन कर चुके हैं, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण नागरिक शास्त्र का पाठ 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के क्या परिणाम हैं और उसकी क्या चुनौतियाँ हैं, ये लगभग मिलते जुलते ही हैं। सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। सबसे पहले देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है, किसे कहते हैं। एक बार इसे फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय है एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की जो शक्ति है वह जनता में निहित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन में भाग लेती है। अर्थात जो जनता है वह प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि जो हैं शासन करते हैं। इसे कहते हैं लोकतंत्र। इसमें सबसे अच्छी जो परिभाषा है और हम समझ सकते हैं अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र से अभिप्राय जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। अर्थात जनता का शासन होता है, किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है। और कौन करता है? जनता ही करती है। अर्थात जनता के लिए जनता द्वारा जो शासन होता है वह लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अनेक देश हैं विश्व में, जो विभिन्न देश हैं, उन देशों की अलग अलग शासन प्रणाली है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि चीन में साम्यवाद है, या ब्रिटेन में राजतंत्र चलता है, और सऊदी अरब है उसमें भी राजतंत्र प्रणाली है। हम अपना भारत देखते हैं तो वहाँ लोकतंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र, राजतंत्र ये शासन की प्रणालियाँ हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से जहाँ लोकतंत्र है, यानी विभिन्न देशों में लोकतंत्र भी है, तो उनकी अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार चुनौतियाँ हो सकती हैं। चुनौती से हमारा क्या अभिप्राय है? चुनौती यानी लोकतंत्र की चुनौती से हमारा अभिप्राय उन मुश्किलों से होता है, उन कठिनाइयों से होता है जिन पर प्रयास के द्वारा विजय पाया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन पर विजय प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है, लेकिन हम अगर प्रयास करें तो उन पर हम प्रयत्न करके विजय प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोकतंत्र में आने वाली बाधाएं हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। यानी एक मार्ग साफ किया जाता है ताकि लोकतंत्र सफल हो। तो ऐसी परिस्थितियां जो लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन चुनौतियों को जो है लोकतंत्र की बाधा या चुनौतियां कहा जाता है। लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं? मुख्य रूप से लोकतंत्र की 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। पहली है बुनियादी चुनौती। नंबर 1 पर बुनियादी चुनौती आती है। बुनियादी चुनौती से हमारा अभिप्राय है कि ऐसे देश जिनमें लोकतंत्र नहीं है, यानी सबसे पहली यही चुनौती है कि ऐसे देश जहां पर लोकतंत्र स्थापित नहीं है, उन देशों में लोकतंत्र स्थापित करना सबसे बड़ा कार्य है। कि जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं है वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की जाए, और वहाँ पर जो शासन प्रणाली है, जैसे तानाशाही शासन हो सकता है, या असंवैधानिक शासन हो सकता है, या राजतंत्र हो सकता है, उसको समाप्त किया जाए। अर्थात जो असंवैधानिक वो हैं, जहाँ जनता शासन नहीं करती है, सेना शासन कर रही है, या राजतंत्र है, उसे समाप्त किया जाए और जनता का शासन स्थापित किया जाए। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं। जैसे सेना का शासन, यानी पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, उसमें लोकतंत्र था, एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी,
लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान के जनरल थे, सेना के कमांडर थे, उन्होंने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और उस पर सैनिक शासन स्थापित कर दिया। यानी वो सैनिक शासन हुआ और एक तरह से तानाशाही, वहाँ पर तानाशाही स्थापित की। ऐसे ही चीन को देख सकते हैं कि चीन में साम्यवाद है, वो सुधार भी चाहता है, लेकिन उसके जनता के विचार उसमें नहीं लिए जाते हैं, शासन वहाँ साम्यवादी ही रहेगा। ऐसे ही हम देख सकते हैं सऊदी अरब में जो है राजतंत्र एक प्रणाली है कि वहाँ पर राज परिवार का सदस्य ही शासक बन सकता है, वहाँ आम नागरिकों को, जनता को अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, जिन देशों में जनता का शासन नहीं है, लोकतंत्र स्थापित नहीं है, वहाँ की तानाशाही सरकार को या असंवैधानिक सरकार को समाप्त किया जाए और लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। दूसरी चुनौती हमारी है विस्तार की चुनौती, अर्थात लोकतंत्र का विस्तार किया जाए। जैसे कोई देश है, उस देश में लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन उसे और अधिक विस्तार की आवश्यकता है। कह सकते हैं हम कि ऐसे देश जिनमें लोकतंत्र तो है, लेकिन उसका विभिन्न समूहों, संस्थाओं में विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे अनेक सामाजिक क्षेत्र हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं पहुँचा है। राज्यों को अधिक अधिकार देना, अर्थात जैसे हम भारत को देख लेते हैं, भारत जो हमारा देश है उसमें 28 राज्य हैं, तो उन राज्यों में अधिक से अधिक उन्हें अधिकार दिए जाएं और जो केंद्र शासन प्रणाली है, केंद्र के अधिकार को धीरे धीरे कम किया जाए, यानी जन जन तक शासन की भागीदारी निश्चित की जाए। यही जो चुनौती है, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती है, अर्थात सभी की सहभागिता हो, सभी सामाजिक समूह, संस्थाएं जो है लोकतंत्र में आए और राज्य के अधिकारों में वृद्धि हो और केंद्र के हस्तक्षेप जो है वो कम हो। नंबर 3, तीसरी चुनौती है लोकतंत्र को मजबूत बनाना, अर्थात ऐसे देश जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है, उसे और अधिक मजबूत कैसे किया जाए, यह भी एक चुनौती है। इसका अर्थ हम ये ले सकते हैं कि लोकतंत्रीय संस्थाएं से हमारा यहाँ पर अभिप्राय होता है जैसे संसद है, विधानसभा है, उनमें जहाँ पर शासन चलता है। तो लोकतंत्रीय संस्थाएं को मजबूत बनाना, जिसमें लोगों की भागीदारी, अर्थात जो जनता है उसकी भागीदारी में वृद्धि हो, उसके नियंत्रण में वृद्धि हो सके, तथा निर्णय लेने, यानी जो शासन है उसमें कुछ लोगों का प्रभाव होता है, कुछ अमीर लोग होते हैं या कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग होते हैं जो शासन में कानूनों अपने प्रभाव में लेकर निर्णय लिए जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय हम ये कह सकते हैं कि निर्णय लेने की जो शक्ति है वह धनी और प्रभावशाली जो लोग हैं उनसे हटाई जाए, उनके नियंत्रण से बाहर की जाए और चुनी हुई जो प्रतिनिधि हैं वही निर्णय लें। तो लोकतंत्र तभी मजबूत बनेगा जब धनी और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण से इस सरकार को मुक्त किया जाएगा। तो ये हैं बुनियादी, यानी लोकतंत्र की बुनियादी चुनौतियाँ। ऐसे ही ये तो लोकतंत्र की सामान्य बुनियादी चुनौतियाँ हैं। अब हम एक भारत का अध्ययन कर लेते हैं, जो हमारा देश भारत है उसके समक्ष भी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। जैसे हम इस मानचित्र को देखते हैं कि ये हमारा भारत है और इस भारत में जो 28 राज्य हैं, यहाँ पर 2 प्रकार का शासन है, एक दिल्ली यानी केंद्रीय शासन और राज्य स्तरीय शासन। केंद्र और राज्य मिलकर इस पर शासन करते हैं। तीसरी एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्थानीय शासन जो है वो भी स्थापित किया गया है। तो भारतीय लोकतंत्र यानी भारत देश की अपनी कुछ विभिन्न चुनौतियां हैं, जो ऐसा लगता है कि प्रशासन विफल है, ऐसे लगता है कभी कभी जनता को कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है। उसकी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे भारत की सबसे पहली जो चुनौती है हमारे देश की, वह है सांप्रदायिकता। हम जानते हैं जो हमारा देश है ये भारत, इसमें विभिन्न संप्रदाय, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। ये विभिन्न धर्मों के लोग हैं और इसमें भी इनके विभिन्न संप्रदाय पाए जाते हैं। जैसे हम हिंदुओं में ले सकते हैं कि वैष्णव और शैव संप्रदाय, ईसाइयों में ले सकते हैं
मुस्लिमों में ले सकते हैं, यानी सब जितने भी धर्म हैं उनमें अलग अलग संप्रदाय हैं। मुस्लिमों में शिया सुन्नी हैं, जैनियों में श्वेतांबर और दिगंबर हैं, बौद्ध में हीनयान और महायान हैं। इस प्रकार से धर्मों में भी और संप्रदाय हैं, और ये धार्मिक और सांप्रदायिक भिन्नता होते हुए, यानी भारत एक ऐसा देश है जिसमें सांप्रदायिकता जो है वो संप्रदायों की भिन्नता पाई जाती है, अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो विभिन्नता होने के कारण जो है सबसे पहली चुनौती होती है सांप्रदायिकता। हम जानेंगे सांप्रदायिकता है क्या। अर्थात जब एक संप्रदाय यानी एक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे धर्म को निम्न समझता है, और उस उच्च भाव को अपने को उच्च समझते हुए और दूसरे धर्म को निम्न समझते हुए उसके साथ जो है भेदभाव करता है, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, दंगे उत्पन्न हो जाते हैं। इसे ही सांप्रदायिकता कहा जाता है, यानी एक संप्रदाय अपने को उच्च समझता है और दूसरे को निम्न समझ रहा है, और ऐसे व्यवहार से मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, और यह रूप जो है संघर्ष में और दंगों में बदल जाता है। और जो भारत के लोकतंत्र है वो ये दंगे उस लोकतंत्र को विफल करने में, वो एक लोकतंत्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरी चुनौती हमारी भारत की है जातिवाद। भारत में जातीय भिन्नता पाई जाती है, विविधता है, यानी यहाँ के एक धर्म में भी अनेक जातियों के लोग हैं और उनमें जातिवाद की भावना पाई जाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस समय जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रत्येक नागरिक अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हुए एक ध्यान रखता है कि मेरी जाति का ही व्यक्ति चुना जाए या उसे ही लाभ हो। अर्थात जब वो अपनी जाति को वरीयता देता है और दूसरी जाति के व्यक्ति की उपेक्षा करता है, और जाति को ध्यान में रखकर जब सदस्यों को या अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों को चुना जाता है, तो यह जातिवाद जो है अयोग्य व्यक्तियों को चुन देता है और योग्य व्यक्ति रह जाते हैं। तो यह जातिवाद जो है यह भी लोकतंत्र में एक बाधा उत्पन्न करता है। जो अच्छे प्रतिनिधि हैं वे नहीं चुने जाते हैं, और संख्या बल के आधार पर, जातीय आधार पर अयोग्य व्यक्ति भी आगे आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे भारत में क्षेत्रवाद, भौगोलिक दृष्टि से हम इस मानचित्र को भी देख सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भारत में विभिन्नता पाई जाती है। कहीं पर्वतीय क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, पठारी भाग हैं या मैदानी क्षेत्र हैं। क्षेत्र भिन्नता भी व्यक्तियों में पाई जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को अलग मानते हैं, वो अपने को पृथक समझते हैं, और मैदानी क्षेत्र भी अपने को अलग मानते हैं। यानी कि दोनों के मस्तिष्क में एक बात होती है कि वो अपने क्षेत्र के व्यक्ति से लगाव रखते हैं और दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं, जिसके कारण मतभेद उत्पन्न हो जाता है, या अपने क्षेत्र को ध्यान में रखकर हम उसे लाभान्वित कर देते हैं, और जो योग्य व्यक्ति हैं वे नहीं चुने जाते हैं। और लोकतंत्र का जो ढांचा है, जो जनता के शासन करने के लिए एक लोकतंत्रीय सरकार का गठन होना है, तो क्षेत्रवाद के कारण भी ऐसे प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं जो अच्छे होते हैं, और बुरे प्रतिनिधि चुनकर चले जाते हैं। चौथा है हमारा भाषावाद। भारत में जो हमारा देश है इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, यानी भाषावाद भी एक मुख्य समस्या है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक देश, एक विधान, एक भाषा, ऐसा कुछ प्रावधान निकल के आया, लेकिन इसका विरोध हुआ, क्योंकि जैसे पंजाब के व्यक्ति हैं वे पंजाबी बोलते हैं, मराठा के मराठी बोलते हैं, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं बांग्ला बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है। इस प्रकार से हमारे भारत देश में भाषाओं की भिन्नता पाई जाती है, और यह भिन्नता जो है ये हमारे मध्य में कभी कभी विचार जो है भाषा का मतभेद उत्पन्न कर देती है। यानी हम अपनी भाषा को दूसरे पर थोपना चाहते हैं और दूसरे की भाषा को सीखना नहीं चाहते। यही कारण रहा कि हम अपनी राष्ट्रीय भाषा की प्रोन्नति नहीं कर सके, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकी। एक मीडिएटर भाषा जो विदेशी भाषा है इंग्लिश, अंग्रेजी को हमने एक मध्यस्थ भाषा चुन लिया है और उसका विकास हो गया है। सभी जो है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदी बोलता हो, चाहे वो तेलुगु बोलता हो, ये सब इंग्लिश तो बोलना पसंद करते हैं, लेकिन अन्य भाषा में काम काज करना या उसे सीखना नहीं चाहते।
तो भाषा की भिन्नता भी लोकतंत्र को असफल करने का प्रयास करती है। लोकतंत्र के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है, एक चुनौती है कि इस भाषावाद को समाप्त किया जाए। यहाँ तक कि भाषा के आधार पर अलग क्षेत्र की मांग कर लेते हैं और राज्यों का गठन भी कर दिया जाता है। ठीक है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन होगा तो निश्चित रूप से देश में विखंडन उत्पन्न होगा, देश टूटेगा। इसी प्रकार से भारत की एक जो चुनौती है वह है निर्धनता। हम भी पढ़ते आए हैं, आप सब जानते हैं, वैसे भारत एक धनी देश है लेकिन इसकी जनता जो है वो निर्धन है। ये कहा भी जाता है तो हम जब धनी हैं तो निर्धन, हमारी जनता निर्धन क्यों है? इसके लिए हम ये कहते हैं कि जो भारत हमारा देश है विश्व का एक ऐसा देश है जो साधन संपन्न देश है, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। यानी हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका असीमित हैं। वे भंडार की दृष्टि से जो भारत है वो संसाधनों की दृष्टि से एक धनी देश है, लेकिन यहाँ की जनता गरीब है। उसकी गरीबी का कारण है जो मानवीय संसाधन है, जो उसका विकास नहीं हुआ है। यानी शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी के अभाव में हम उन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाए हैं, उनका हमने उपयोग नहीं किया है ठीक प्रकार से, जिससे हमारी जो आर्थिक प्रगति है वो ठीक प्रकार से नहीं हुई है। जबकि हम जापान जैसे देश का उदाहरण लेते हैं, उसके पास संसाधन नहीं है, वह संसाधन विहीन है, लेकिन उसने अपनी जो मानव जनसंख्या है, जो मानवीय संसाधन है, उस पर खर्च किया, उसे मानव पूंजी में वृद्धि की और उसे उतना कुशल बनाया है अपनी तकनीकी के बल पर। वो एक विकसित देश है, उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है। तो यह है संसाधनों का उपयोग करना। तो कोई भी संसाधन हमें तभी लाभ दे सकता है जब मानव पूंजी द्वारा उसका सही उपयोग किया जाए। तो निर्धनता को दूर करना जो है वह भी एक लोकतंत्र की विफलता है कि लोकतंत्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि जो निर्धन लोग होते हैं या धन के अभाव में बेरोजगार लोग होते हैं वे कुछ गलत कार्य करते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं या चोरी डकैती भी करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार का जो लोकतंत्रीय एक ढांचा है वो विफल होने लगता है। इसी प्रकार से एक है आतंकवाद, हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या चीन है, ये इस शासन प्रणाली को ध्वस्त कर देना चाहते हैं कि किसी प्रकार से आतंक के बल पर यहाँ पर जो युवा है उसे एक ऐसा मार्ग दिया जाता है कि वो भटक जाता है और हथियार उठा लेता है, और जो चुनी हुई सरकार है उसमें वो विश्वास नहीं रखता है। इस प्रकार से ये आतंकवादी घटनाओं को विदेशी जो है बल देते हैं और वो भारत में विभिन्न कुकृत्य करते हैं ताकि शासन विफल हो जाए और जनता ऐसे मानने लगे कि ये शासन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा एक है परिवारवाद, यानी लोकतंत्र तो भारत में है लेकिन परिवारवाद जो है उसने भी इस लोकतंत्र को अपने अधिकार में ले लिया है। जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो हमारी लोकतंत्रीय सरकार है, प्रणाली है कि 5 साल के लिए एक व्यक्ति चुना जाएगा, फिर मतदान होगा, फिर व्यक्ति चुना जाएगा जनता के द्वारा। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति जो चुनता है वह अपने परिवार के व्यक्तियों को, ताऊ को, चाचा को, भतीजे को, बेटे को, भाई को, एक परिवार के लोग ही इस लोकतंत्र में छा जाते हैं, अपनी शक्ति के बल पर कानूनों का दुरुपयोग करते हैं और वे लोकतंत्र को विफल कर देते हैं। इस प्रकार से जो भारतीय लोकतंत्र है, जो लोकतंत्रीय ढांचा है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। अब हम इन चुनौतियों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, यानी जो लोकतंत्र की चुनौतियां हैं भारत के सामने वो कैसे दूर की जा सकती हैं, उसके 2 उपाय सर्वोत्तम हैं। पहला है शिक्षा, कि शिक्षा के द्वारा हम एक दूसरे में जनता को शिक्षित करें और शिक्षा के द्वारा इन चीज़ों को समझाएं। अब पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को शामिल किया जाए, जो उनके त्यौहार हैं, उनके रीति रिवाज, परंपराएं हैं, उन्हें जब हम पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें एक सौहार्द का भाव पैदा होगा और वह एक दूसरे से जुड़ेंगे। यानी उनके जो त्यौहार होते हैं उनमें हम एक सहानुभूति उत्पन्न करें, उन्हें भी जानें। दूसरा होता है कि सरकार जो है वो
मानव पूंजी यानी कि जो जनसंख्या है उसके विकास के लिए कार्य करे, ऐसी योजनाएं चलाए कि जो शिक्षा के माध्यम से ही बच्चा अपना एक ऐसा चयन कर ले कि जो व्यवसाय पर आधारित हो, अर्थात बेरोजगारी की कतार में वो खड़ा ना हो। धीरे धीरे जब बच्चा पढ़ेगा तो एक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी उसमें हो जाएगी, तो निश्चित रूप से वो आगे चल करके गलत मार्ग को नहीं अपनाएगा। तो शिक्षा ही सर्वोत्तम अधिक वो है। और दूसरा है कि राष्ट्रीय त्योहारों को सभी मनाएं। जो हमारे 3 मुख्य राष्ट्रीय त्यौहार हैं, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, ये इसमें न तो सांप्रदायिकता है, ना ये जाति के आधार पर मनाए जाएंगे और ना ही ये किसी क्षेत्र के आधार पर मनाए जाएंगे। अर्थात राष्ट्रीय त्योहारों को सभी मनाएंगे तो सौहार्दपूर्ण एक अच्छा वातावरण बनेगा और लोग आपस में सामंजस्य स्थापित करेंगे और लोकतंत्र सफल होगा। तो ये जो बुराइयां हैं ये जनता को बताई जाएं, इनका प्रचार प्रसार किया जाए शिक्षा के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, तो हम इस लोकतंत्र की चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।